अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बरक्स के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, हालिया बजट में मामूली रिलीफ मिलने पर आम आदमी को सबसे बड़ा एतराज़ है कि जब वो हुकूमत से रिलीफ मांगता है तो उसे कहा जाता है कि IMF नहीं मानता। तनख्वाहों, पेंशन, बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमतों पर अवाम दुहाइयाँ दे, सोलर प्लेटों पर 18% टैक्स लगाने और छोटी गाड़ी महंगी करने पर एतराज़ करे तो हुकूमत कह देती है कि IMF नहीं मान रहा। ताहम लोग पूछ रहे हैं कि जब अशराफिया पर कौमी ख़जाने से नवाजिशात करने की बारी आती है तो फिर IMF कैसे मान जाता है? IMF उस वक्त क्यों नाराज़ नहीं होता जब स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सीनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया जाता है, जब अरकान असम्बली खुद अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लेते हैं? आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन सीनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ने को मुआशी फहाशी करार दिया। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर नोटिस लेने का ऐलान किया, लेकिन जब इस बजट में वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की डिस्पेंसरी के नाम पर 1 करोड़ 44 लाख मुख्तस किए गए हैं और उसके बाकी खूबसूरती के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, तो फिर इसका नोटिस कौन लेगा? और क्या IMF इस पर भी एतराज़ करेगा? क्या आवाम के लिए मामूली रिलीफ और अशराफिया के लिए बेशबहा सहूलियात IMF की पॉलिसी हैं या दरअसल हमारी हुकूमत और तबका अशराफिया की बेरहम तरजीहात, जिसके तहत तमाम तर बोझ अवाम पर डाला जाता है? इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मईशत डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा एजुकेट कीजिए कि ये पाकिस्तान की हुकूमतें होती हैं और IMF के साथ ये रिलेशनशिप होता क्या है। सवाल इसलिए है कि लोग ये सवाल करते हैं कि हमने हुकूमत को बुरा कहना है या IMF को। देखिए जी, IMF को कोई कसूर नहीं है। मैं IMF के साथ 30 साल काम करता रहा। IMF एक हुकूमती इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है जो हुकूमतों की मदद करता है, मुल्कों की मदद नहीं करता। तो याद रखिए कि मुल्कों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेनी होती है। अगर आप लोग नहीं अपनी मदद करना चाहते, अगर आप लोग नहीं बढ़ना आगे चाहते, तो IMF बेचारा क्या करे? अगर इन लोगों को तनख्वाहें बड़ी मिल रही हैं, बड़े बड़े घर मिल रहे हैं, अय्याशी हो रही है, ये हमारा मसला है, IMF का मसला नहीं है। अब ये IMF की तरफ मत देखें, अपनी तरफ देखें। आप लोग क्यों नहीं अपने हक मांग सकते? आपके हक अगर नहीं आप मांग सकते तो फिर चुप करके बैठ के आराम से जो जितने की नौकरी है उतनी करें। लेकिन डॉक्टर साहब, हर दफ़ा यही कहा जाता है कि IMF के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सब हुकूमतें ही एफर्ट कर रही होती हैं और हर हुकूमत ने कम से कम ये दावा तो ज़रूर किया है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन आखिरी होता नहीं है। आखिर हम मुल्क तो आज़ाद हो गए, लेकिन IMF से आज़ादी हमें कब मिलेगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि आप लोगों को अपनी ना पॉलिसी बनानी आती है ना अपना काम करना आता है। आपकी हुकूमत जो है, कोई बैंकर आके कोई इधर उधर से कोई आके बैठ जाता है, आपकी सिविल सर्विस चलाती है, आपके मिनिस्टर अपने आप को समझते हैं फिरौन, कोई किसी नाम अपना प्रोफेसर रखा हुआ है, किसने कुछ कूक मास्टर बने हुए हैं सारे। इन लोगों को काम नहीं आता भाई। अब क्या करें? मॉडर्न इकोनॉमी में 21st सेंचुरी में आप ऐसे मुल्क नहीं चला सकते जैसे अब चला रहे हैं। अगर आप ऐसे चलाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, ये आपकी ये क्या कहते हैं स्वाबदीद है, आपकी मर्जी है, आपकी ये किस्मत है। चुप करके आराम से बैठे, फिर दूसरों पे गालियां क्या देना? खुद अपने हक आप मांग नहीं सकते, खुद आप अपना मुल्क चला नहीं सकते, IMF को गालियां दे रहे। आप IMF के चुंगल से अगले 15 साल नहीं निकल सकते, शायद 20 साल। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है अब हम आ गए हैं तो हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, ये मुल्क माशी तौर पर इस्तेहकाम भी हासिल कर लेगा, ग्रोथ भी करेगा। लेकिन कमोबेश तमाम लोगों का इस बात पर किसी हद तक इत्तफाक है कि मुल्क माशी तौर पर इस्तेहकाम तो उसे मिल गया है लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रही। क्या आप इन दोनों बातों से एग्री करते हैं? 100% की ग्रोथ मैंने आपको पहले कहा है, हमें चाहिए नहीं। हाँ, आप ये बात नहीं समझ रहे, हमें ग्रोथ चाहिए ही नहीं, हम चाहते नहीं तरक्की, हम चाहते हैं रिलीफ। जो आप लोग मीडिया वाले रोज कहते हैं रिलीफ, तो जब आपकी कौम की सारी साइकी ये है कि रिलीफ चाहिए, आपके हुक्मरानों की साइकी है बाहर से पैसे मांग के लेके आए, तो आप खुद मुख्तारी की तरफ, ग्रोथ की तरफ आ ही नहीं सकते। दूसरी चीज, जब आप लोगों को काम की आदत ही नहीं है, जब आप लोग चाहते नहीं काम करना, तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है हम लोगों को बहुत ज्यादा अपने अंदर देखने की जरूरत है। हम अपना आईना नहीं देखते, हम सिर्फ बाहर के लोगों को कुछ कहते हैं और अपने अपनी हम जो कसूर हैं उनको छुपा देते हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब, अहम नुकता आपने उठाया है। इस वक्त हमें माहिर डॉक्टर मुसलमान शाह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब शाह साहब, हर दफ़ा एक फ़ॉल्स होप लोगों में ये पैदा हो जाती है कि इस मरतबा बजट में कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। हुकूमत दे नहीं पाती उनको वो रिलीफ, और आवाम जो है अभी भी मुश्किलात का शिकार हैं। क्या हुकूमत के पास सिर्फ एक ही तरीका है, आम आदमी, गरीब आदमी पर मज़ीद टैक्स लगा दिया जाए, टैक्स रेवेन्यू उस तरह से बढ़ सकता है? और क्या ये जो तरीकाकार अपनाए जाते हैं, जिस सिस्टम में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस मुआशी सिस्टम का हम हिस्सा हैं, क्या ये हमें तरक्की की जानिब लेकर जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। ये इसमें में आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप लोग अगर चाहते हैं तरक्की, तो हमें बहुत इनवर्ड लुकिंग अपने साथ कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम तरक्की चाहते हैं कि नहीं चाहते। जी, चाहते हैं तो हम क्या उसके लिए सैक्रिफाइस करने, क्या कुर्बानी देने को तैयार हैं। तरक्की कुर्बानी के बगैर नहीं आती। ठीक अगर है। आप ये सोच रहे हैं कि तरक्की आपके हाथों में आके गिर जाएगी तो बहुत मुश्किल है। तरक्की के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। अगर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर मेहनत करनी है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। अगर हम लोग ये करने को तैयार नहीं और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, और वो हुकूमतें जो कि वैसे ही बेचारे वही पुराने पुराने लोग आ जाते हैं, वही मिनिस्टर लग जाते हैं, वो मिनिस्ट्रियां बढ़ जाती हैं, वो प्रोटोकॉल आ जाता है। इन बेचारों ने क्या करना है? इनकी तरफ बजट देखते हैं, बजट उनको बनाना नहीं आता। बजट तो उनके लिए आईएमएफ बनाता है या बाहर के कंसल्टेंट बनाते हैं, वो खुद तो सही। नहीं बनाते। तो ये तो हमारा एक नेशनल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम जागेंगे तो पता चलेगा। ठीक है अभी डॉक्टर हम जागेंगे। नदीमुल हक साहब, आपने आपने कहा कि तरक्की जो है कुर्बानी के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप ये बताइए, क्या ये कुर्बानी हमेशा गरीब तबके ने देनी है, आम आदमी ने देनी है, हुकूमत और अशराफिया की कोई कुर्बानी नहीं? ये सिस्टम किस तरह से चलेगा सर? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो हमारा निज़ाम है, इकोनॉमिक निज़ाम कम अज़ कम, और उसके इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल निज़ाम खड़ा किया हुआ है, वो तकरीबन फेल हो चुका है। और हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो फैलती चली जा रही है। अभी वर्ल्ड बैंक का जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें गुर्बत जो है 45% तक पहुंच चुकी है, जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और वो तो बिल्कुल जो हमारी पॉलिसीज़ हैं इस इकोनॉमिक सिस्टम के तहत, जो 25-26 हमने आईएमएफ प्रोग्राम्स किए हैं, फिर पिछले 4 बजट्स अगर देखें, मिफ्ता इस्माइल का बजट देखें, उसके बाद इसहाक डार का बजट देखें, फिर औरंगजेब का पहला बजट, औरंगजेब का सेकंड बजट, इसमें तो किसी किस्म की चीज अवाम के लिए है ही नहीं। और सारा का सारे जो बजट्स हैं उसमें लोगों पे टैक्स लगाते जाओ और टैक्स इकट्ठे करो और हुकूमत का पेट पालो, और हुकूमत को बड़ा से बड़ा करते चले जाओ, हुकूमत के नए से नए महकमे बनाते चले जाएं, मिनिस्ट्रियों की तादाद जो है वो भी बढ़ाते चले जाएं, उनके मराहत भी बढ़ाते चले जाएं, ब्यूरोक्रेट्स भी बढ़ाते चले जाएं। तो पाकिस्तान में अगर कोई फूल फल रहा है तो वो तो ब्यूरोक्रेसी और ये जो हुकूमत में सियासतदान आ जाते हैं, बाकियों का तो बहुत बुरा हाल है। तो अब ये निज़ाम जो है ये डिलीवर नहीं कर रहा। ये निज़ाम जो है ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये निज़ाम जो है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। इस निज़ाम में आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब वजीर ख़जाना ने बड़ी बातें की हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम हो चुकी है। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बड़े खींचतान के उन्होंने 2.5% की है, वो भी बड़े मशकूक नंबर्स हैं। और नज़र आ रहा है कि इकोनॉमी जो है बड़े सख्त किस्म की स्टैग्नेशन में है, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। जिसका मतलब ये है कि कोई जॉब्स नहीं बन रहे, रोजगार के मौके नहीं मिल रहे। और हमारी आबादी आपको पता है यूथ के ऊपर है, 70% आबादी जो है वो 30 साल की उम्र से कम आबादी है। कम से कम लेकिन 30 लाख शाह साहब आपने जॉब्स की बेरोजगार के बात की है। मौके चाहिए। शाह साहब आपने तो ये जॉब की बात की चीजें, है, तो अब वजीर ख़जाना ने तो ये खुलेआम ये बात कर दी है कि हुकूमतों का काम या हमारा काम जो है वो जॉब्स क्रिएशन नहीं है। हमने तो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है और वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जॉब्स उसमें होती हैं नहीं होती वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी इस पे क्या राय है सर? हाँ,
देखे ना, तो इकोसिस्टम का फिर जॉब्स के लिए तो ये इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि वो जॉब्स तो नहीं बन रही। ये मैंने जैसे बात की कि टैक्स लगाओ और हुकूमत का पेट भरो और हुकूमत को और बड़ा करते जाओ, और आउटरीच जो है ब्यूरोक्रेसी की बढ़ाते जाओ, नए नए अदारे बनाते जाओ, और अवाम जो है वो उसको कुचलते जाओ। तो ये इकोसिस्टम जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो आप हमें चाहिए वो ये है कि ये जो निज़ाम में हर काम हुकूमत करती है, ब्यूरोक्रेसी से लेती है, एग्रीकल्चर हो, बिजली का निज़ाम हो, मैन्युफैक्चरिंग में, हर चीज़ में तो हुकूमत घुसी हुई है। और तेल और गैस और बिजली में भी सारे बड़े बड़े जो अदारे हैं वो भी हुकूमत के हैं। ब्यूरोक्रेट्स एनर्जी सेक्टर चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर चलाते हैं। तो इस निज़ाम हुकूमत जी। को अपने प्रोडक्शन और इकोनॉमी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से निकाला जाए, प्राइवेटाइज किया जाए, डीरेगुलेट किया जाए, आसानियां पैदा की जाएं ताकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे और रोजगार के मौके बनाए। तो इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं है, और यही हम कहते रहे हैं कि ठीक। मैं तो कम अज कम पिछले जब से मैंने लम्स में पढ़ाना शुरू किया और बाद में हुकूमत में भी आया और उसके बाद भी आया, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई ये बड़ी ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी है, ये इससे नहीं काम चलेगा। एक मार्केट इकोनॉमी बनाएं। मार्केट इकोनॉमी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, बेहतरीन लोगों को आप आगे लाएं जो कि एक्सपोर्ट्स भी करें और पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करें। अब ठीक आप है देख जी, इकोनॉमी को लें, हमारी मॉडर्नाइज किया जाए। फैक्ट्रियां जो है वो अच्छा भी पुरानी है, जी। पिछली सदी की फैक्ट्रियां हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर में जमींदार हैं उनको भी आप देख लें, बड़े प्रिमिटिव हैं, पानी की मैनेजमेंट हमारे से नहीं होती, कोई नई टेक्नोलॉजी फार्म लैंड्स पे नहीं है, कोई उनकी फाइनेंसिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें वो खराब है। तो बहुत सी चीजें हैं जो इकोसिस्टम इस वक्त हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा, और ठीक है। इसलिए अच्छा इकोसिस्टम को डॉक्टर साहब, बदलने की शाह साहब ये अशद भी बताइएगा, जरूरत है। ये करंट शाह साहब ये बताइएगा इकोसिस्टम आप आगे कि नहीं चल सकता। रिफॉर्म्स की बातें की जाती हैं और रिफॉर्म्स के नाम पे मजीद सख्ती जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हों या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, उसके लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। अभी तक आपने इस गवर्नमेंट में वो पॉलिटिकल विल देखी है कि ये फंडामेंटल रिफॉर्म्स या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहते हैं? देखें, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में ये दो तीन बातें कही हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बात उन्होंने कही है कि बिजली का एक प्राइवेट कंपेटिटिव पावर सेक्टर के तमाम लवाजमात हमने तैयार कर लिए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि ये पिछले 15 साल से ये बिजली का निज़ाम ठीक होना था, तो अभी तक आप कहते हैं आपने तैयार सब कुछ कर लिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? किसने आपको रोका है? या सियासतदान आपको रोक रहे हैं? दूसरी जो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और उन्होंने कहा कि हम डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग कर रहे हैं, जी। और लेकिन उसका तो इम्पैक्ट हमें बजट में कहीं भी नजर नहीं आया। तो राइट साइजिंग भी एक किस्म की जबानी जमा खर्च है। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसने उसको रोका है राइट साइजिंग करने से, और क्यों नहीं की, और क्यों नहीं बड़े मिकदार में की। और फिर अगर आप राइट साइजिंग सही तरीके से करते तो ये 2000 रुपए के एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने की जरूरत ना पड़ती। तो आई थिंक कि ये हुकूमत खासी कंफ्यूजन में चल रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि एनर्जी जो है हमने ग्रीन करनी है, दूसरी तरफ आप सोलर पैनल्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा रहे हैं 18% का। जी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट को हम कर रहे हैं आज़ाद ताकि इकॉनमी चले, दूसरी तरफ आपने सारी ट्रांजैक्शंस एफपीआर के हवाले कर दी हैं कि उनसे सर्टिफिकेट लोगे तो गाड़ी खरीद सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो, रियल एस्टेट कर सकते हो। तो सारी इकॉनमी को तो हम बुरी तरह जैम कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तो अगर ट्रांजैक्शंस ही नहीं होंगी तो जीडीपी कहाँ से आएगा?
सो आई थिंक कि हुकूमत खासी कंफ्यूज्ड है। इस बजट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रही है कि उसके क्या सिमत है, क्या ठीक करना है, यानी चाहती कि है, और आपके ख्याल रिफॉर्म्स में बजट जो में है बहुत वो ज़्यादा नहीं करना कंफ्यूजन चाहती है। नज़र आ रही है और आम आदमी इस पे काफ़ी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर नदीमुल हक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत तो बजट दे ही देती है, लेकिन एक आम आदमी अपना बजट कैसे बनाएगा ये नहीं सोचा जाता। वफाकी हुकूमत के पास तो IMF मौजूद है, दीगर ममालिक मौजूद हैं, और प्राइवेट बैंकों से भी वो कर्जा ले लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी जिसका गुजारा नहीं हो रहा, उसको कर्ज कौन देगा, उसका बजट कौन बनाएगा, उसका ख्याल कौन करेगा, उसको रिलीफ कौन देगा, ये सोचने वाली बात है। कुछ दीगर मौज़ूआत पे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके अस्करी महाज और अपने घर में तो सुबकी उठाई ही, आलमी सतह पर भी उसकी पाकिस्तान के खिलाफ तमाम तर कोशिशें नाकामी से दो चार हो रही हैं। कल अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला ने अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक गैर मामूली इंसदादे दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान के मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज कम 5 मुतहद रहनुमा भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है। दूसरी जानिब भारत के हमलों और झूठे इल्जामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने में मशगूल बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पहलगाम वाक़े के बारे में अमरीका में मौजूद भारत के हामियों ने भी ये तस्लीम किया कि भारत ने कोई सबूत फराहम नहीं किए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमरीका में माना जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमरीका को ये मालूम है कि हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। तो बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, और अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को आम पार्टनर करार देने और पाकिस्तान के सिफारती वफ़द की अहम मुलाकातों के हवाले से इस वक्त हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल टायर्ड समरेज सालिक साहब ने। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, ये बताइएगा, अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी इसे सिफारती कामयाबी कहा जा सकता है, और इसके क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? देखिए, ये जो आलमी जंग है टेररिज्म के खिलाफ, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो कि 2001 में शुरू हुई थी, और उसके बाद अमेरिका अपनी प्रेजेंस रखने के बाद अफगानिस्तान से उसने इनखला किया। इसमें पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया है, और जितनी सेक्रीफाइसेस, जितनी मतलब नुकसानात पाकिस्तान ने उठाए हैं, इतने किसी ने दुनिया में नहीं उठाए। तो ये खुशाइंद है कि अमेरिका हमारी जो कंट्रीब्यूशन उनको रिकग्नाइज कर रहा है, और ये जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है ये उसी पैराए में है कि पाकिस्तान अब भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन इसको मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इसका इजहार करना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि इट इज़ बैड टू बी एनिमी ऑफ US, बट इट इज़ इवन वर्स टू बी द फ्रेंड ऑफ द US। सो जब US आपकी तारीफें करना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है कि हमें उस पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे कान खड़े होने चाहिए। तो पहले भी हमारे साथ हर दफ़ा यही हुआ है कि हमें एज ए क्लाइंट यूज़ किया गया और फिर डंप किया गया। ये ट्रैक रिकॉर्ड है US का। तो इस दफ़ा फिर, वाइल मैं इसको अंडरप्ले नहीं करना चाहूँगा, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, बहुत डिप्लोमेटिक कामयाबी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने माजी को भी नहीं भूलना होगा कि जबकि हर जगह पे अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद डंप किया हमें। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा, अब अस्करी तौर पर तो हमने कामयाबी हासिल कर ली और जंग भी जीत ली, उसके बाद अब सिफारती सतह पर ये जो सरगर्मी है काफ़ी तेज़ हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं, UAE भी जा रहे हैं, वो सऊदी अरब भी जा चुके हैं, और इससे पहले 4 ममालिक के उन्होंने दौरे भी किए हैं। तो ये सिफारती जंग किस हद तक इम्पॉर्टेंट होती है, और पोस्ट वॉर सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, 21वीं सदी के जो जंगें हैं उनमें ये कहा जाता है कि विनिंग द बैटल ऑफ नैरेटिव इससे कहीं ज़्यादा अहम है जो आप एक विनिंग द बैटल, द फिजिकल बैटल। तो जब वो जंग में हमने मुंह की मारी इंडिया को, उसके बाद ज़रूरी था कि हम सफारती सतह पे और नैरेटिव की डोमेन में भी इंडिया को शिकस्त दें। और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो चीज़ें हम देख रहे हैं उससे ये बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान इस फील्ड में भी इंडिया को लीड कर रहा है। इंडिया की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही, इंडिया के नैरेटिव को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इंडिया के झूठ को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है।
और शशि थरूर ने जो कुछ रिस्पॉन्सेज उसे मिले उसे कहीं बेहतर जो हमारा डेलीगेशन है वो कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिप्लोमेसी का जो एक ऑफेंसिव पाकिस्तान ने लॉन्च किया है ये बहुत कामयाब जा रहा है और बहुत काबिल सताइश है। अच्छा जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि भारत को एक के बाद एक सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, एक के बाद एक नाकामी उसके खाते में आ रही है और उसके मकासद पूरे नहीं हो पा रहे। तो आपको लगता है ऐसे में डेस्परेट होके भारत की तरफ से एक और मिस एडवेंचर हो सकता है, और अभी जब हम सीज फायर में इस वक्त मौजूद हैं दोबारा से कोई ऐसी हरकत हो सकती है जिससे खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा हो जाए? देखिए, डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो उसे उसका नैरेटिव नहीं बिका जो उसने झूठ का पलंदा क्रिएट किया था, दूसरा उसे फिजिकल बैटल में मुंह की खानी पड़ी, तीसरा उसका जो नैरेटिव है जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है उसमें भी उसे बहुत कामयाबी नहीं मिल रही। बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने वो अपने तमाम एलाइज को भी फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। लाइक फ्रांस हो गया जिससे उन्होंने राफेल लिए थे, अमेरिका को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उन्हें ये मैं समझता हूँ कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसका डेफिनेटली किसी ना किसी शक्ल में इसका रिजल्ट निकल सकता है। आज जबकि हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है कि इनोसेंट लाइफ्स का लॉस हुआ है, जो उनका एक एयरलाइनर जो है वो क्रैश हुआ है अहमदाबाद में। तो अभी तक हम सब लोग यही वेट कर रहे हैं कि कहीं इस दोबारा इस चीज में भी वो पाकिस्तान को ब्लेम ना करे, क्योंकि वो झूठ गढ़ते हैं, फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और किसी भी चीज में पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा देते हैं। होपफुली ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसा आपने जिस चीज का खर्चा जाहिर किया है हमें अपने गार्ड्स को रेज रखना होगा, क्योंकि इस तरह के एनिमी जो कि जिसकी सोच बहुत कोई आला दर्जे की ना हो और वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो, तो हमें ये खदशा रहेगा कि वो किसी किस्म की मजीद कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जिस तरीके की उसे शिकस्त हुई है और जिस तरीके से उसने मुंह की खाई है, मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 1 साल तक इंडिया विल रेस्ट इन पीस। तो जनरल साहब, अभी हम देख रहे हैं पोस्ट वॉर सिनेरियो में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में किसी हद तक नुमाया इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, और इस बात के इम्कानात भी मौजूद थे कि अब भारत जो है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान से जो हमारे ताल्लुकात हैं, और हालिया हमने देखा कि जितने भी कुछ दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसके ताने बाने हमसाया मुल्क से ही जाके मिलते हैं। तो हम क्या ये समझें कि जंग की स्ट्रेटजी चेंज होगी? अब जो पाकिस्तान को इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी बलूचिस्तान में या अफगानिस्तान के थ्रू, तो अब वो मॉडल चेंज हो गया, प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और इस मौके पर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब देखिए, जो इंडिया जो है उसने कन्वेंशनल डोमेन में एक कोशिश कर ली और उसमें उसे एक एरोगेंस थी, एक गरूर था कि उसके पास राफेल भी है, उसके पास S-400 भी है, उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, उसके पास और भी बहुत सारे लवाजमात हैं। तो उसकी कोशिश थी कि वो पाकिस्तान को डरा धमका सके कन्वेंशनल डोमेन में, जो कि हम जिसको कहते हैं कि एक जंग की शक्ल में। उसमें तो उसे कामयाबी नहीं हुई, और अब उसे ये भी पता है कि जब तक वो अपनी जो उसकी कमियां थी, जो डेफिशिएंसीज थी अपने सिस्टम में, जब तक उनको एड्रेस नहीं कर लेता, जब तक उनको दूर नहीं कर लेता, तो एक और एडवेंचर उसके लिए दोबारा से मिस एडवेंचर हो सकता है। तो इस सिचुएशन में लाइक्लीहुड यही है, और उस वक्त से भी हम यही सोच रहे हैं कि वो जो कोवर्ट ऑपरेशन है, जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं, नहते लोगों के तरफ खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, उसको वो अपस्केल करेगा। और वो चूंकि उसको काफी अरसे तक अफगानिस्तान में पजीराई रही है, जब तक नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान में रूल कर रही थी, तो तब से उसको ये ऑप्शन मिली रही कि उसने अफगानिस्तान के थ्रू भी हमारी तरफ चढ़ाई की। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसमें कि चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इकट्ठे बैठाया और इनके मुज़ाकरात करवाए और इनमें अमन और पीस लाने की कोशिश की, उसके बाद हमने देखा है कि जो अफगानिस्तान के रूलर्स हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की भी कार्रवाई अगर TTP करती है या अफगान ये जो जहादी करते हैं, तो वो जो है वो उसको गलत देखा जाएगा, वो एक इस्लामी कार्रवाई नहीं होगी, बिकॉज पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। ये बहुत खुश आइंद है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया अफगानिस्तान को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जिस तरीके से पहले वो करता रहा है, लेकिन उसके अलावा जो उसके पास ऑप्शंस हैं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं। अभी हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमेशा जो है वो दुश्मन को, जब तक कहते हैं ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस,
जब तक हम डिफेंसिव पे रहेंगे, जिस तरीके से हमने कन्वेंशनल डोमेन में इंडिया को मुंह की मारी है, इसी तरीके से कोवर्ट ऑपरेशंस में भी हम देखते हैं कि इंडिया की बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं। इंडिया की पंजाब में वल्नरेबिलिटी है, इंडिया की कश्मीर में वल्नरेबिलिटी है, इंडिया की और भी बहुत सारी बिल्कुल जनरल साहब, आपने बड़े आम नुकात उठाए हैं, इसको मजीद भी हम डिस्कशन में शामिल करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हसन अरबी साहब ने भी। हसन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हसन साहब, ये तो पूरी दुनिया ने बिल्कुल अपनी खुली आंखों से देख लिया कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, ना सिर्फ अस्करी मैदान में बल्कि सिफारती मैदान में भी। इस वक्त पोस्ट वॉर सिनेरियो में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पोजीशन आपको कितनी कंफर्टेबल नजर आती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। जो नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से नियो रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया जा रही है और नेचुरली पूरी दुनिया में स्पेशली पिछले 5 साल से हार्ड पावर का दौर है। जो मुल्क दुनिया में अपनी हार्ड पावर को मनवाने में कामयाब होता है, दुनिया बाकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में या डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में या इकोनॉमी के अंदर भी वही मुल्क अपने आप को दुनिया में एक बेहतर मुल्क के तौर पर प्रेजेंट करने में कामयाब होता है। सो इस वक्त जो इंटरनेशनल ऑर्डर को और दुनिया के अंदर मुमालिक को इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो चीज स्टेयर कर रही है वो हार्ड पावर है। और पहलगाम के बाद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने किया, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने जिस खूबसूरती से अपनी हार्ड पावर को प्रोजेक्ट किया इंडिया के अगेंस्ट, उसने पाकिस्तान को दुनिया के इंपॉर्टेंट तरीन कंट्रीज के अंदर लाके खड़ा कर दिया। और 10 दिनों के अंदर, और 10 भी नहीं, स्पेशली 6 मई से लेकर 11 मई तक जो इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर, उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक्चुअली रीशेप किया है। और पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क है जो जिसको वेस्टर्न एनालिस्ट और डिफेंस एनालिस्ट भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान इज द कंट्री जिसने चाइना की वेपन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश कर दिए और चाइना को एज अ मिलिट्री पावर पाकिस्तान के थ्रू एक्सेप्टेंस मिली है। तो आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है जो दुनिया के अंदर आया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, जो फजल अल्लाह का पाकिस्तान के ऊपर हुआ उसकी वजह से। पाकिस्तान का इस वक्त पूरी दुनिया में जो स्टैंड है, पूरी दुनिया उसको कबूल कर रही है, पाकिस्तान के नैरेटिव के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान ने जो रिजॉल्व इंडिया के खिलाफ शो किया, दुनिया के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान को सीरियस ले। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया आपके साथ ताल्लुकात बनाना चाह रही है, जहां जा रहे हैं आपको कामयाबी मिल रही है। लेकिन हसन साहब, अगर हम देखा जाए, आपने सही बिल्कुल कहा कि एक्नॉलेजमेंट पूरी दुनिया से हो रही है, ख़ासतौर पर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं, और अच्छे ताल्लुकात के अंदर पाकिस्तान अमेरिका से क्या हासिल कर सकता है, क्या गेन ले सकता है? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जंगें हो रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर या तो कोल्ड वॉर नियो कोल्ड वॉर आप जैसे कह सकते हैं कि इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान में चल रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें चल रही हैं, रशिया यूक्रेन के अंदर जंगें चल रही हैं। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त हैं दुनिया में। और अमेरिका जाहिर है एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस सारी गेम के अंदर, जो ग्रैंड चेस बोर्ड के ऊपर पूरी दुनिया की खेली जा रही है। अमेरिका इज अ मेजर प्लेयर। अमेरिका इस वक्त एक थुसाइडिडीज ट्रैप होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि अमेरिका और चाइना इस वक्त दोनों कंपीट कर रहे हैं टू बिकम अ सुपर पावर। अगर अमेरिका को सुपर पावर रहना है तो फिर चाइना को खत्म होना पड़ेगा, और चाइना को अगर सुपर पावर रहना है तो फिर अमेरिका को खत्म होना पड़ेगा, या फिर ये तीनों अमेरिका, चाइना और रशिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन और इक्वेशन के अंदर पाकिस्तान, आपने देखा, इज सिटिंग एट द हार्ट ऑफ whatever that is happening around in the world। पाकिस्तान बिल्कुल एक दिल की हैसियत रखता है इस सारी मेजर पावर की जो शिफ्ट हो रहा है उसके अंदर। चाइना पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। अमेरिका चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तान के ऊपर उसको काउंटर करना चाहता है, और रशिया इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल पाकिस्तान की जो पोजीशन है उससे बेनिफिट करना चाहता है। सो इन हालात में पाकिस्तान मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकता है, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि चाइना और रशिया से भी, अगर हम इसको प्रॉपरली नेविगेट करें। सो इस वक्त पाकिस्तान जो चाहे, जो डिप्लोमेटिक टर्म्स के अंदर पाकिस्तान जो बेनिफिट चाहे वो अमेरिका से ले सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, अगर पाकिस्तान इसको प्रॉपर्ली स्टीयर करे। और अभी तक की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो ऐसे ही है कि हम इंशाल्लाह मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे हर उस मुल्क से जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, जैसे कि हसन साहब ने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है,
ऐसे में पाकिस्तान का रवैया कितना मोहतात होना चाहिए? चाइना हमारा असली दोस्त भी है, इसके साथ साथ रशिया के साथ भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं अरसे के बाद। अमेरिका भी पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को किस ब्लॉक के साथ जाना चाहिए, और जब पिक एंड चूज करना हो तो पाकिस्तान को किस जानिब देखना चाहिए? देखिए, हसन ने इस बहुत वक्त अच्छा जो तर्क कंडीशन किया है है चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर का, फ्रॉम लिबरल टू रियलिस्ट ऑर्डर। लेकिन हमने देखना यह है कि हमारा फ्यूचर कहाँ पे है। पिछले 70 साल से हम अलाए रहे हैं वेस्ट के। आज मैं जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूँ इन 77 ईयर्स का, तो मेरी असेसमेंट में हमने नुकसानात ज्यादा उठाए हैं और फायदे कम उठाए हैं। इस वक्त जो फ्यूचर है, ये जो पिछला कॉन्फ्लिक्ट हमारा इंडिया के साथ हुआ है, इसमें दो चीजें बहुत क्लियरली इमर्ज हुई हैं। एक ये इमर्ज हुई है कि चाइना जो है वो किस तरीके से हमारे पीछे आके खड़ा हुआ और पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। और दूसरी चीज जो इमर्ज हुई है वो ये है कि पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है चाइना के लिए। क्योंकि चाइना जो है वो, मैं ये समझता हूँ इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले पाकिस्तान के और चाइना के ऑल्दो हमारे रिलेशनशिप लाइक आयरन क्लैड रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत डाइवर्जेंसेस का इशू चल रहा था। उसके बावजूद कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चाइना जो है वो दैट स्टूड बिहाइंड पाकिस्तान लाइक अ रॉक। मैं ये समझता हूँ, हैविंग डन अ PhD ऑन CPEC, कि हमारा जो फ्यूचर है दैट लाइज विद चाइना, एंड मैं इसको कहता हूँ म्यूचुअली अश्योर्ड डेस्टिनी। जबकि हमने किसी के साथ बिगाड़नी नहीं है, हमने किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेनी, लेकिन जहाँ के इंडिया को तैयार किया जा रहा है चाइना के खिलाफ काउंटर बैलेंस के तौर पे, तो पाकिस्तान विल हैव टू सी कि पाकिस्तान किस साइड पे रहे तो उसके लिए बेहतरी है। US के साथ डेफिनेटली हमने उनसे जो भी हमें जो बेहतरी आ सकती है हमें करनी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द CPEC। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमें ट्रांजिट करता है फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टेट टू एन इकोनॉमिक स्टेट। चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान जो कॉरिडोर जो है ये चाइना को बहुत बड़ी एडवांटेज देता है और हमें उस रूट से दूर करता है जो हम पिछले 70 साल से जिस पे चलते आ रहे हैं, जो कि लड़ाई, डिस्ट्रक्शन और मेहम का रूट है। ये रूट होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कोऑपरेशन का। तो मैं ये समझता हूं कि वाइल ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द टू, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता कि हम आधा CPEC बना दें चाइना के लिए और आधा CPEC छोड़ दें अमेरिका के लिए। तो इसमें हमने अपने आप को ऑपरेट करना है वाइल बीइंग वेरी क्लियर इन आवर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के फ्यूचर हमारा कहाँ पे है। वो मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ है और इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत क्लियरली ये एविडेंट हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके ख्याल में हमारा फ्यूचर जो चाइना के साथ है। लेकिन हसन साहब, एक इम्प्रेशन जो कुछ लोगों के जहन में है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक है कहा था कि मैं जंगें नहीं चाहता, जंगें रुकवाऊंगा मैं, लेकिन वो गजा वॉर नहीं रुकवा सके, वो रूस यूक्रेन वॉर को नहीं ख़त्म करवा सके, लेकिन वो पाक भारत वॉर को जो है इन्होंने ख़त्म करवा दिया। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वॉर रुकवा के इंडिया को फेवर किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो शिकंजा टाइट कर लिया था इंडिया का और मज़ीद भी नुकसान हो सकता था भारत का। तो भारत को इस जंगबंदी से एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है और कुछ टाइम उसने बाय कर लिया है रीऑर्गेनाइज होने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखें, जो इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी, और स्पेशली जब वो डिप्लोमेसी जो जंग के दौरान होती है ना, वो बहुत कोल्ड होती है। उसमें आपके जज्बात, आपके इमोशंस, पर्सनल फेवर्स वो मैटर नहीं कर रही होती। हार्ड कोर डिप्लोमेसी होती है और उसमें इंटरेस्ट मैटर कर रहा होता है। और मैं अगर आप इस जंग की बात करें जो आपने बात की कि मैं उसको फेवर दिलवाया, आप सिर्फ खुद इस सवाल का मुझे जवाब दें कि अगर 10 मई को पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया को मार रहा था, उसकी बजाय खुदा ना खास्ता अगर इंडिया पाकिस्तान को मार रहा होता, तो क्या अमेरिका इस तरीके से इंटरवीन करके जंग बंदी करवाता? क्या इंडिया जंग बंदी करता? वही बात जैसे मैंने आपको कही कि इंटरनेशनल ऑर्डर बहुत कोल्ड और ब्रूटल होता है। इंडिया ने जंगबंदी इस वजह से की क्योंकि वो बहुत बेतहाशा मार खा रहे थे। उन्होंने जंगबंदी इस वजह से सीज फायर के लिए मिन्नतें की, ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि टर्की की, UAE की, बाकी ममालिक की, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी अगर मजीद 1-2 दिन तक ये जंग कंटिन्यूड रही तो उनको और ज्यादा मार पड़ेगी। और इसी वजह से, और पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान का क्योंकि क्लियर, हमेशा से पाकिस्तान का स्टैंस क्लियर रहा है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। पिछले 70 साल से इंडिया है जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो इंडिया के अंदर, पिछले 70 साल से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, TTP BLA को इंडिया स्पॉन्सर और सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। तो लिहाजा इस वक्त इस जो सिचुएशन है वो इस तरीके से अनफोल्ड कर रही है कि हम
एक तरफ अमेरिका और चाइना का रिफ्ट है, दूसरी तरफ रशिया भी इस इक्वेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आपके जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने जिस तरीके से बात की, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ईस्ट के साथ है, वो ईस्टर्न ब्लॉक के साथ है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन जिस तरीके से अनफोल्ड हुई है पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की वैल्यू है, हमें अब बजाय इसके कि हम पहली दफा अपनी तारीख के अंदर हमें वो मौका मिला है जी। कि हम ईस्ट और वेस्ट और ब्लॉक्स की तरफ देखने की बजाय पाकिस्तान ये कैपेसिटी रखता है कि पाकिस्तान अपना एक इनिशिएटिव लेके एक अपना सिक्योरिटी ब्लॉक बना सके और पाकिस्तान वर्किंग रिलेशनशिप रखे। वर्किंग रिलेशनशिप से भी चाहे अगले स्टेप पे चला जाए, पाकिस्तान चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, पाकिस्तान रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे और अमेरिका को ट्रीट करे एज अ डिक्लाइनिंग पावर, ऐसी ताकत जो कि खुद इंतशार का शिकार है। हमें किसी के साथ बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जहां से बेनिफिट मिले हमें उस बेनिफिट को बिल्कुल जी, हमें एक्सट्रैक्ट अपने करना इंटरेस्ट को चाहिए। प्रोटेक्ट करने के लिए जहां से बेनिफिट मिले हमें लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पोजीशन जो है इंपॉर्टेंट हो गई है, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे। बहुत शुक्रिया आपका हसन अरबी साहब और जनरल टायर्ड समरेज तालिक साहब, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।